Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning, and that is based on law of torts, and the topic is defamation. डेफामेशन क्या है? एक पब्लिक स्टेटमेंट है. डेफामेशन अगर हम जनरल में बात करें क्या है, जिससे किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हो रहा है. कोई आप स्टेटमेंट कर रहे हो, गलत स्टेटमेंट कर रहे हो और उस गलत स्टेटमेंट से किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हो, तो दैट इज़ अ डेफामेशन. डेफामेशन है, ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती है. अगर ये रिटन फॉर्म में है, पब्लिश करवाई है आपने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीबल बोलते हैं. और अगर वो स्पोकन वर्ड से जेस्चर में, दैट इज़ स्लेंडर. सो इसेंशियल्स क्या है डेफामेशन के? स्टेटमेंट जो आपने की है वो फॉल्स होनी चाहिए, डेफामेटरी होनी चाहिए. सेकंड क्या है? वो पब्लिश करवाई है आपने, एंड इट रेफर्स टू दी प्लेंटिफ. नाउ प्रिंसिपल क्या है? देखो, पहले जितने भी अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ओनली देयर इज़ वन लीगल प्रिंसिपल, लेकिन अब यहाँ पे देर आर टू लीगल प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट लीगल प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट की है जिससे पर्सन की रेपुटेशन लो हो रही है इन द आइज़ ऑफ राइट थिंकिंग पीपल, वो डेफामेशन है. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि जो पर्सन जिसकी रेपुटेशन अफेक्ट हुई है वो डिफेंडेंट को स्यू कर सकता है, एंड ही कैन रिकवर दी डैमेजेस. प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग कि अपने प्रिंसिपल को आप ब्रेक करो पॉइंट्स में, देन यू ब्रेक डाउन योर फैक्ट्स इन पॉइंट्स. ठीक है, जब फिर दोनों को री एनालाइज करो, दोबारा से एनालाइज करो क्या ये जो फैक्ट्स है आपके प्रिंसिपल पे जा रहे हैं, देन ओनली यू कैन मेक द करेक्ट आंसर. फैक्ट्स क्या हैं? राम ने सीता को बोला कि आप थीफ हो, यू स्टोल माई हार्ट. सीता वॉज फ्यूरियस एंड शी फेल्ट दैट शी वॉज डिफेम्ड. सो रामा ने सीता को, अब ऑप्शंस क्या है? रामा ने सीता को डिफेम किया एंड हेंस इज़ लाइबल टू पे डैमेजेस. सेकेंड ऑप्शन इज़ कि रामा इज़ लाइबल टू पे एज सीताज रेपुटेशन वॉज लोड इन द आइज ऑफ राइट थिंकिंग पीपल. Third is Rama is not responsible as right thinking people will not mistake this statement, and the fourth option is none of the above answer is correct. अब देखो, अगर राम ने कृष्णा को बोला है, सीता को बोला है कि you are a thief because I stole your heart, तो क्या ये लोग सोचेंगे यहाँ पे क्या रेपुटेशन लो होगी? नहीं. सो रामा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एज राइट थिंकिंग पीपल विल नॉट मिस्टेक दिस स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डेफामेशन. ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सो मैं क्विकली इसको डिस्कस कर देती हूँ कि एवरीबडी इज़ अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट और ओमिशन जो कि वो फोर्स ही कर सकते हैं अंडर वुड इंजर हिज नेबर. सो नेबर फॉर दिस पर्पस इज़ एनी पर्सन हुम ही शुड हैव इन हिज माइंड एज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट. यहाँ पे फैक्ट्स क्या है कि कृष्णा कार ड्राइव कर रहे थे बहुत हाई स्पीड पे, वो भी क्राउडेड रोड पे, जिसकी वजह से एक साइकिलिस्ट की डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट. काफ़ी ब्लड स्पिल कर रहा था. लक्ष्मी एक प्रेग्नेंट वूमेन थी, वहाँ से पास हो रहे थे, उन्होंने एक नर्वस शॉक ले आया उनको, जिसकी वजह से उसका एबॉर्शन हो गया. सो लक्ष्मी ने कृष्णा के अगेंस्ट केस फाइल किया क्लेमिंग दी डैमेजेस. तो यहाँ पे क्या कृष्णा लाइबल होगा? नो, ही इज़ नॉट लाइबल. बिकॉज क्यों नहीं लाइबल होगा? एनीबडी? क्योंकि हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. बिकॉज ही कुड नॉट हैव फोर्स इन लक्ष्मी सफरिंग फ्रॉम नर्वस शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्ट. आंसर इज बी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑक्यूपायर ऑफ अ प्रेमिसेस ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू ऑल हिज इन्वाइटीज एंड विजिटर्स. तो इस प्रिंसिपल के बेस पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं. तो लेट अस सी क्या है. ऑक्यूपायर है जो प्रेमिसेस का, वो ड्यूटी है उसकी कि जो उसके प्रेमिसेस में उसने इनवाइट किए हैं, ये जो विजिटर्स आ रहे हैं, उनका ड्यूटी ऑफ केयर टू, ही हैज़ अ ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स ऑल द इन्वाइटीज़ एंड विजिटर्स. तो इसके बेस पे हमने जो पहले फैक्ट्स किए थे, वहाँ पे क्या फैक्ट्स थे? यानी वो फैक्ट्स क्या थे कि एक प्रेमिसेस में ओनर स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था. उन्होंने लेबर से बोला कि ये गनी बैग्स उठा के साइड पे रख दो. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग पोस्ट मास्टर एक टेलीग्राम देने आए जो कि उस इनकम्प्लीट स्विमिंग पूल में गिर गए. अब उस वजह से उन्होंने
पोस्ट मास्टर ने एक ओनर के अगेंस्ट केस फाइल किया था जहाँ पे ओनर लाइबल था, क्योंकि वहाँ पे ओनर ही कैन नॉट से कि भाई मैंने उसको इनवाइट नहीं किया था, वो पोस्ट मास्टर अपनी ड्यूटी के टाइम पे वहाँ पे आए थे। इज इट क्लियर हो गया? नाउ सी व्हाट आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दी occupier of a premises owes a duty of care to all his invitees and visitors. Now Shama, he was running a dairy farm in his house. ठीक है, लोग उनका फार्म का कुछ पार्ट यूज़ कर रहे थे, किस वजह से? वो उनके फार्म से जो रेलवे स्टेशन था वो शॉर्टकट था, तो इस वजह से उनका कुछ पार्ट फार्म का वो यूज़ कर रहे थे। शाम को वो अप्रूव नहीं कर पा रहे थे कि लोग उनका फार्म हाउस यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नोटिस लगा दिया कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। क्या नोटिस लगा दिया? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। लेकिन क्या हुआ, उनमें से जो वहाँ जा रहे थे, पास उनका यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनमें से उनके कस्टमर्स भी थे, तो उन्होंने टॉलरेट कर लिया उनको। शाम ने उन कस्टमर्स को टॉलरेट कर लिया कि दे कैन पास थ्रू दिस, दे कैन यूज़ द फार्म। अब वन डे व्हाट हैपन कि पर्सन जो शॉर्टकट यूज़ कर रहा था, ही वॉज अटैक्ड बाय अ बुल बिलोंगिंग टू द फार्म। नाउ इंजर्ड पर्सन ने शाम के अगेंस्ट केस फाइल किया। वेदर शाम इज़ लाइबल और नॉट? सी दी ऑप्शंस। शाम इज़ नॉट लाइबल इन व्यू ऑफ द क्लियर नोटिस अगेंस्ट द ट्रेसपासर। शाम इज़ लाइबल फॉर हैविंग kept a bull on his farm. And third, Sham is liable because in fact he allowed the people to use his premises. Sham is not liable to the people other than the customers. So answer will be C, that is Sham is liable because in fact he allowed the people to use his premises. Is it clear? Next is regarding a master will be liable for the negligent act of his servant in course of employment. Is it clear? नेग्लिजेंस पे आ गया कि जो मास्टर है वो लाइबल होगा फॉर द नेग्लिजेंट ऑफ हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो राजू ये ड्राइवर था कॉस्मोस कंपनी में, जो कि लग्जरी बसेस को ड्राइव करते थे ड्यूरिंग द नाइट, और उनके जो असिस्टेंट थे वो कौन था? मनु था। मनु उनके असिस्टेंट थे कुछ टाइम पीरियड के लिए। और अभी व्हाट हैपेंड ऑन वन नाइट, एक बार रात को जब वो कार ड्राइव कर रहे थे राजू, उनको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उन्होंने वो किसको पकड़ा दी? बस मनु को पकड़ा दी, जो उनके असिस्टेंट थे। इज इट क्लियर? ही डोज्ड ऑफ। बस वो हिट अगेंस्ट अ कार जो कि ऑपोजिट साइड से आ रही थी, और किस वजह से हुआ था? क्योंकि मनु का एक्सपीरियंस नहीं था ड्राइविंग में। सो ओनर ने, जो कार के ओनर थे, उन्होंने कॉस्मोस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। नाउ वेदर द कॉस्मोस कंपनी इज़ लाइबल और नॉट। इज इट क्लियर? प्रिंसिपल देखो, मास्टर लाइबल है किसके लिए? फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रेक डाउन द प्रिंसिपल इन पॉइंट्स, ब्रेक डाउन द फैक्ट्स इन द पॉइंट्स, देन री एनालाइज देम, फिर आंसर करिए। सो सी द ऑप्शंस। व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन क्या है? कॉस्मोस है वो लाइबल है। क्यों? क्योंकि इट वॉज इम्प्रॉपर ऑन द पार्ट ऑफ द राजू टू आस्क मनु टू ड्राइव। सेकेंड, कॉस्मोस विल नॉट बी लाइबल टू पे बिकॉज राजू वॉज नॉट सपोज आस्क्ड मनु टू ड्राइव। थर्ड, Cosmos will be liable because Manu was also an employee of the Cosmos. And the fourth option is Cosmos will not be liable because Manu was not acting in the course of his employment. तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या आएगा आपका? आंसर विल बी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर आएगा, दैट इज़ कॉस्मोसो विल बी लाइबल बिकॉज इट वॉज इम्प्रॉपर ऑन द पार्ट ऑफ राजू टू आस्क मनु टू ड्राइव। तो ये प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है वहाँ पे, क्योंकि उसमें राजू ने अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनु से बोला कि ये ड्राइविंग कर लो, तो कॉस्मोस लाइबल होगी।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ रिगार्डिंग कि जो पर्सन है वो पुलिस को बुला सकता है, पुलिस को कॉल कर सकता है इस नंबर पे 100 पे अगर कोई इमरजेंसी है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट नॉलेज ऑफ द पुलिस। अशोक, फैक्ट्स क्या हैं? अशोक ही वॉज रनिंग अ शोर ऑफ टाइम टू बोर्ड ऑन एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। उन्होंने 100 पे कॉल किया कि बॉम्ब है फ़्लाइट में फॉर मेकिंग डिले इन द डिपार्चर ऑफ फ़्लाइट। इंस्टेड जब उन्होंने कॉल भी कर दिया कि फ़्लाइट को डिले करवाएं क्योंकि फ़्लाइट के अंदर बॉम्ब है, फिर भी पुलिस है, पुलिस ने अशोक को नैब किया विदिन 2 minutes एंड अशोक अदर्स देन गोइंग टू लंदन वॉज सेंट टू तिहाड़ जेल। क्या यहाँ पे अब कोई रेमेडी अवेलेबल है अशोक के पास? सी द ऑप्शंस। फर्स्ट, Ashok can be released by court because he had an improper meeting at the London. Ashok can be released on bail but he will be punished for the offence. Ashok has to be compensated by police because everyone can call on 100. Ashok can stay in custody for 1 day only. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, Ashok can be released on bail but he will be punished for the offence. Is it clear? Next principle is regarding if as a result of केयरलेसनेस की वजह से एक पर्सन ने दूसरे को इंजर कर दिया तो वो लीगली लायबल होगा इंजर्ड विक्टिम के लिए जो उसको डैमेज नुकसान हुआ है, जब तक विक्टिम की खुद की केयरलेस कंट्रीब्यूट नहीं होगी। इज इट क्लियर? ये जो आपका प्रिंसिपल है ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पे बेस्ड है। नाउ अगर एक पर्सन अवेयर है दैट अनदर हैज़ थ्रू हिज ओन फॉल्ट प्लेस्ड हिमसेल्फ इन पेरिल और विच इज़ अनअवेयर और फ्रॉम विच ही कैन नॉट एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ and one so aware can still avoid injury to the helpless victim through the exercise of reasonable care, one so aware will be liable for the injuries which he causes the helpless victim through failure to take advantage of this ultimate opportunity to save the victim from such injuries. Is it clear? देखो रिपीट कर रही हूँ फैक्ट्स में आपके लिए। अगर एक की गलती की वजह से, एक की केयरलेस की वजह से किसी को इंजरी पहुंची है, वो लायबल होगा इंजर्ड विक्टिम के लिए फॉर रिजल्टिंग डैमेजेस, जब तक विक्टिम की खुद की कॉन्ट्रीब्यूटेड केयरलेस नहीं होगी टू कॉज द एक्सीडेंट। हाउएवर अगर पर्सन बिकम्स अवेयर that another has through his own fault placed himself in peril or which is unaware or from which he cannot extricate himself and the one so aware can still avoid injury to the helpless victim through the exercise of reasonable care, the one so aware will be liable for the injuries which he causes the helpless victim through failure to take the advantage of this ultimate opportunity to save the victim from such injuries. तो यहाँ पे facts क्या है? Chatterjee carelessly left a pole प्रोट्रूडिंग अक्रॉस अ पब्लिक रोड। मुखर्जी जो कि मोटरसाइकिल बाइक कर रहे थे, उन्होंने पोल देखा तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे ड्राइव कर रहे थे। ही कोलाइडेड विद द पोल एंड वाज इंजर्ड। नाउ मुखर्जी ने ही हैज़ टेकन एन एक्शन अगेंस्ट द चटर्जी, वेदर चटर्जी इज़ लायबल और नॉट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मुखर्जी विल विन बिकॉज इट हैड नॉट बीन फॉर चटर्जीज केयरलेस, मुखर्जी वुड नॉट हैव बीन इंजर्ड। इज इट क्लियर? सेकेंड, मुखर्जी विल विन बिकॉज चटर्जी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट द इंजरी बाय पुटिंग अप अ वार्निंग। थर्ड, मुखर्जी विल लूज बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी ब्रेकिंग द लॉ बाय ड्राइविंग टू फास्ट। लास्ट ऑप्शन क्या है? मुखर्जी विल लूज बिकॉज इफ ही हैड नॉट बीन स्पीडिंग ही वुड नॉट हैव बीन इंजर्ड। इज इट क्लियर?
सो आंसर आपका फोर्थ आएगा, मुखर्जी विल लूज बिकॉज इफ ही हैड नॉट बीन स्पीडिंग ही वुड नॉट हैव बीन इंजर्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिगार्डिंग, जहाँ पे ओनर है जो व्हीकल का, ओनर ऑफ अ व्हीकल, उसकी पोजेशन में, ऑक्यूपेशन में है व्हीकल, इज इट क्लियर? उसने ही ऑक्यूपाई किया, उसी की पोजेशन में है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है या अलाउ कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को ड्राइव करने के लिए, तो ओनर इज़ लायबल एज प्रिंसिपल फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय द पर्सन एक्चुअली ड्राइविंग। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस? डॉक्टर रमैया he took his car to डॉल्फिन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, गैरेज है ये, और वहाँ पे वो फ्रीक्वेंटली सर्विसेज के लिए अपनी कार को लेके जाते हैं। सिंस डॉल्फिन कंपनी लिमिटेड है, इट वाज आउट ऑफ द वे, तो डॉक्टर रमैया ने रिक्वेस्ट किया ओनर को टू ड्रॉप हिम नियर बस टर्मिनल सो दैट ही मे गेट बैक टू हिज वर्क। ओनर ने मैकेनिक को डायरेक्ट किया बाय नेम, उस मैकेनिक का नाम क्या था? शंकर, कि डॉक्टर रमैया को उसी कार में छोड़ के वापस ले आओ सर्विसेज के लिए। अब वो जब डॉक्टर रमैया को छोड़ने जा रहे थे, कार की जो कार थी की टक्कर एक लोरी से हो गई है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द शंकर, जो मैकेनिकल शंकर था उनकी नेग्लिजेंस की वजह से। सो ओनर ऑफ द लोरी जेम्स ही सीकिंग द लीगल एडवाइस एज कोर्स ऑफ एक्शन। So what are the options? First is Dr. Ramaiya is liable because car belongs to him and he requested for the assistance of Shankar. Dolphin Company Limited is liable because the Shankar is their driver. Dr. Ramaiya is liable because he could have asked Shankar to drive carefully. And the last option is Dolphin Company Limited is liable because the car is entrusted to their care. Is it clear? अब यहाँ पे क्या है कि ओनर है जो व्हीकल का, खुद पोजेशन में, ऑक्यूपेशन में, रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को कार को ड्राइव करने के लिए। ओनर इज़ लायबल एज प्रिंसिपल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय द पर्सन एक्चुअली ड्राइविंग। इज इट क्लियर? सो क्या ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग? डॉल्फिन कंपनी लिमिटेड लायबल होगी, क्यों? क्योंकि कार उनको इंटरेस्ट दी करी गई है टू द केयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल? मास्टर शैल बी लायबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर सर्वेंट ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट किया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हु इज़ लायबल? इट इज़ द सर्वेंट हु इज़ लायबल। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस? शैला देवी ने एक एसबी अकाउंट ओपन किया था ओरिएंटल बैंक के साथ, एंड अ कज़न ऑफ हर, शैला देवी का एक कज़न था जिसका नाम मोहन था, ही वॉज अ क्लर्क इन दैट एसबी बैंक। ठीक है, बैंक में, सॉरी, ओरिएंटल बैंक में क्लर्क था। नाउ जो वो क्लर्क था मोहन, शैला देवी का कज़न, उन्होंने उनकी फॉर्मेलिटीज़, जो भी बैंक की फॉर्मेलिटीज़ थी, उनको कंप्लीट करने में शैला देवी की हेल्प की थी। सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंड, वो हमेशा मनी मोहन को देती थी अपनी पासबुक के साथ, और मोहन क्या करते थे, मनी डिपॉजिट करवा के उसमें एंट्री करवा के मोहन पासबुक को वापस शैला देवी को दे देते थे। नाउ व्हाट हैपेंड ऑन वन डे, शैला देवी ने क्या डिस्कवर, शैला देवी को क्या पता लगा कि जो मोहन है वो मनी क्रेडिट करने की बजाय, उनके अकाउंट में करने के बजाय, व्हाट ही इज़ डूइंग, वो मनी को मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, और जो एंट्रीज़ हैं पासबुक में वो मोहन ही कर रहा है विदाउट एनी ऑथराइजेशन। शैला देवी ने कॉम्पनसेशन मांगी ओरिएंटल बैंक से। नाउ वेदर ओरिएंटल बैंक इज़ लायबल और नॉट।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओरिएंटल बैंक लाइबल होगा, क्यों? क्योंकि मोहन वॉज एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका कि जो ओरिएंटल बैंक है वो लाइबल नहीं होगा, मोहन वॉज नॉट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड, ओरिएंटल बैंक वॉज नॉट लाइबल बिकॉज शैला देवी वॉज नेग्लिजेंट। सो आंसर इज बी। क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटल बैंक क्यों लाइबल नहीं है, क्योंकि मोहन वॉज नॉट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनको बैंक ने नहीं बोला है मोहन को कि उस लेडी की हेल्प करो, उस लेडी से पैसे लेके आओ। ये लेडी का कज़न है, तो इस वजह से शैला देवी का कज़न है, शैला देवी ने खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको पैसे दिए हैं, तो ही विल नॉट, बैंक विल नॉट बी लाइबल फॉर इट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग a master is liable for the acts committed by his servant in the course of employment. Is it clear? तो महेश है, ये ड्राइवर है महेश, ही वॉज अ ड्राइवर जो कि कंपनी में काम कर रहे थे। कौन सी कंपनी में? लिप्टन एंड कंपनी। जो मैनेजर है, मैनेजर ने एक दिन उनको बोला महेश को कि कस्टमर को एयरपोर्ट पे छोड़ के आए और जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। जब वो एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे महेश, उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो फियांसी रूपा है वो बस स्टॉप पे वेट कर रही है घर जाने के लिए, बस के लिए वेट कर रही है घर जाने के लिए। तो उन्होंने क्या, महेश ने उन्हें ऑफ़र किया कि वो उसको घर पे छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसके ऑफिस के बहुत पास था ऑफिस। सो वो कार में जो उनकी फियांसी रूपा थी वो कार में बैठ गई, और उसके बाद जो कार थी, कार assaulted due to negligence of Mahesh. रूपा शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार और उनको काफ़ी इंजरीज आई थी। नाउ जो रूपा है उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगी लिप्टन एंड कंपनी से, वेदर लिप्टन एंड कंपनी इज़ लाइबल और नॉट। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लिप्टन एंड कंपनी वो लाइबल है क्योंकि महेश वॉज इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। Second, Lipton and company shall not be liable. Mahesh was not in course of employment when he took Rupa inside the car. Third, Rupa got into the car at her own risk and therefore she cannot sue anybody. अब देखो, उनको सिर्फ कंपनी ने क्या बोला था महेश को कि किसी कस्टमर को वहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ के जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। उन्होंने नहीं बोला था कि रास्ते में अगर आपको कोई आपका रिलेटिव मिल रहा है तो उसको उसके घर छोड़ाओ। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? आंसर इज बी, लिप्टन एंड कंपनी शेल नॉट बी लाइबल बिकॉज महेश वॉज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन ही टुक रूपा इनसाइड द कार। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इफ प्रिंसिपल क्या, अगेन देयर आर टू प्रिंसिपल्स। मैन्युफैक्चरर लाइबल होगा फॉर द लेटेंट डिफेक्ट्स इन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम। सेकेंड लीगल प्रिंसिपल क्या है कि सेलर की कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं होगी, जो भी गुड्स में अगर डिफेक्ट है वो सोल्ड कर रहे हैं, जो गुड्स वो सोल्ड कर रहे हैं अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर परचेज़र चूजेज हिज गुड्स बाय ट्रेड नेम, कि अगर जो परचेज़र है, सेलर है, बायर है, वो ये कह के ले रहा है, ट्रेड नेम ही है, आप एक पर्टिकुलर बता रहे हो कि मुझे ये ही दवाई चाहिए सर दर्द की, ठीक है, तो आप उस पर केमिस्ट पे रिलाई नहीं कर रहे हो, तो केमिस्ट की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी इन केस देयर इज़ डिफेक्ट, एंड नॉट बाय रिलाइंग अपॉन द जजमेंट एंड द स्किल ऑफ द सेलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप सेलर को जाके, केमिस्ट को जाके बोल रहे हो मुझे सिर दर्द की दवाई चाहिए, तो वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, यू आर रिलाइंग ऑन हिज जजमेंट एंड स्किल। बट अगर आप कह रहे हो कि मुझे तो सैरिडोन दे दो या डिस्प्रिन दे दो, कोई भी दे रहे हो, देन सेलर इज़ नॉट लाइबल। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस? कृष्णा वेंट टू रामा स्टोर। इज इट क्लियर? ही वेंट टू रामा स्टोर, और वहाँ पे उन्होंने शॉपकीपर को जाके क्या बोला कि उसको अच्छी ब्रेड दे दे। शॉपकीपर ने क्या रिप्लाई किया? शॉपकीपर ने रिप्लाई किया, पीपल जनरली नॉर्मली कौन सी ब्रेड बाय करते हैं? मॉडर्न ब्रेड बाय करते हैं मेरे से। सो कृष्णा बॉट अ पैकेट ऑफ मॉडर्न ब्रेड। अब वहाँ पे क्या हुआ कि स्टोन था एक ब्रेड स्लाइस में, जिसकी वजह से कृष्णा का टीथ टूट गया।
जब वो ब्रेड खा रहे थे। तो कृष्णा ने कॉम्पोजिशन मांगी रामा स्टोर्स और मॉडर्न ब्रेड कंपनी में। नाउ वेदर रामा स्टोर एंड मॉडर्न ब्रेड कंपनी दोनों लायबल हैं या सिर्फ रामा स्टोर्स लायबल है और यू कैन से मॉडर्न ब्रेड कंपनी लायबल है। नो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज मॉडर्न ब्रेड कंपनी अलोन विल बी लायबल, रामा स्टोर्स अलोन लायबल, बोथ आर लायबल, नन आर लायबल। अब यहाँ पे किसके, रामा स्टोर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं है, हु इज़ लायबल, मैन्युफैक्चरर, और वो कौन है, मॉडर्न ब्रेड कंपनी होल ओन विल बी लायबल। इज इट क्लियर गाइस? नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्या, अगेन देर आर 3 प्रिंसिपल्स नाउ। अभी तक एक प्रिंसिपल था, 2 थे, नाउ 3 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल इज मास्टर इज लायबल फॉर द wrongful acts committed by the servant। इज इट क्लियर? इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, अगर थर्ड पार्टी को कोई डैमेजेस सफ़र कर रहा है इन कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर हो गया ये? सेकेंड प्रिंसिपल क्या है आपका, अगर मास्टर लायबल नहीं है if wrongful act committed by the servant has no connection whatsoever with the servant contract of employment। थर्ड क्या है, if person by an act lowers the reputation of another in the eyes of right thinking people, then the person who suffered loss of reputation can sue for damages। facts क्या है, तिवारी he is a servant of अजीत, means अजीत कौन है, मास्टर। जब वो अजीत के घर जा रहे थे, तिवारी when he was on the way to अजीत हाउस to report for the duty, he goes to have a cup of coffee। वहाँ पे तिवारी ने देखा सिंह एंड अक्यूजेस, क्या देखा, सिंह एंड अक्यूजेस मिस्टर सिंह ऑफ बीइंग डिसऑनेस्ट पर्सन। मिस्टर सिंह वांट्स टू स्यू अजीत, उनको अजीत को स्यू करना था एज तिवारी इज़ अजीत सर्वेंट। नाउ ऑप्शंस क्या है, अजीत लाइबल है बिकॉज क्यों, क्योंकि तिवारी ने सिंह को डिफेम किया है। सेकंड ऑप्शन क्या है, अजीत लाइबल नहीं है एज द डेफामेशन वॉज नॉट इन द कोर्स ऑफ तिवारीज एम्प्लॉयमेंट। Third, Ajit is liable even though the defamation was not in the course of employment, and the last is none of the above answer is correct। So Ajit liable नहीं है, here master is not liable क्योंकि defamation जो उसने की है it was not in the course of Tiwari's employment। Is it clear? So guys, thank you. In the next session I'll be continuing with the legal reasoning and the subject will be law of torts। Thank you.